Assalamu alaikum, my dear students. How are you, zoologists? I hope you all will be very fine. And I am Shahad Waheed, your biology teacher, and I am going to discuss very marvelous phylum, that is the phylum Platyhelminthes. अगर आपको कल की बात याद हो तो आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि इस ऑर्गेनिज्म ने, इस पर्टिकुलर फाइलम ने हमें बहुत सी चीज़ों से नवाजा है, राइट। उनमें से क्या थी हमारे पास? बायलैटरल सिमेट्री, राइट। हम देखेंगे कि इसके अंदर और फर्दर कौन कौन से कैरेक्टर है। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट वी शुड मूव टू द व्हाइट बोर्ड। चलते चलते हम पहुंचे एक्सक्रीटरी सिस्टम पर, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फाइलम प्लैटिहेल्मिंथेस। लास्ट टाइम हमने इसके नर्वस सिस्टम को सल्यूट पेश किया था, किस तरीके से इसके नर्वस सिस्टम ने अपना रोल प्ले किया इन एवोल्यूशन ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उसके लिए हमने डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ सेफलाइजेशन, कि कैसे हेड बना और हेड के अंदर किस तरीके से फिर डिवीजन ऑफ लेबर हुई, उसमें से आई सेल्स कैसे बने, केमोसेंसरी सेल्स कैसे बने, कैसे हमारा जो ब्रेन था उसके न्यूरॉन्स एक जगह पर इकट्ठे हो गए, क्लम्प अप हो गए, राइट। तो आज हम जिस पर्टिकुलर सिस्टम को थोड़ा सा मजीद फोकस करने वाले हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पिछले वाले फाइलम को देखें, मींस फाइलम नाइडेरिया, या फिर आप लोग देखते हैं फाइलम्स यू कैन से पोरीफर्स को, या फिर आप लोग इससे पहले मूव करते हैं और आप सिंपल प्रोटॉक्टिस्ट को देखते हैं, तो आपको इनमें कहीं भी सर्कुलेटरी सिस्टम इवॉल्व होता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन आई रियली वांट टू सल्यूट दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ऑल्दो दिस वेरी ग्रुप इज वेरी मर्सीलेस, राइट, बट इट इज द नीड ऑफ द टाइम कि हम इन ऑर्गेनिज्म की उन एफर्ट को जरूर सल्यूट करें कि जिसकी वजह से आज हमारे किडनीज इस प्रोफेशन तक पहुंचे हैं। सो लेट्स सी यहाँ क्या हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म के अंदर पीप करूँ, आप इस पर्टिकुलर देखें वीडियो को या इमेज को, तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर जितनी ज्यादा रेमिफाइड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ऑलमोस्ट उतनी ही जगहों पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ द सेल्स, दोज आर कॉल्ड एज फ्लेम सेल। सर, फ्लेम सेल, ये क्या बात हुई? क्या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर शमें जल रही हैं? तो आंसर इज यस। यू कैन से कि अगर मैं इस पर्टिकुलर एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन को देखूं तो आपको नजर आएगा कि ये इट कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन सेल, सिर्फ एक सेल पे कंसिस्ट कर रहा है। हाउ यू कैन क्लेम इट इज वन सेल? लुक एट द प्रेजेंस ऑफ वन न्यूक्लियस। तो आपको पता है न्यूक्लियस एक सेल में प्रेजेंट होता है। तो इस पर्टिकुलर सेल के अंदर अगर मैं पीप करूं तो मुझे नजर आएगा कि देयर आर वेरी स्पेसिफिक व्हाट बंच ऑफ सीलिया। दे अपीयर एज द फ्लिकरिंग फ्लेम ऑफ द कैंडल, राइट। जैसे कि आपके पास एक मोमबत्ती हो, उसका शोर जल रहा हो, उस तरह से। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रोशनी नहीं फैलाते। These particular cilia, they generate currents in the body fluid, और जब बॉडी फ्लूइड इनके पास से गुजरता है तो दे आर वेरी मच सेंसिटिव टू द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, और ये उस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को अपने पास रख लेते हैं और स्वीप करते हैं डेफिनेटली टुवर्ड्स एक्सक्रीटरी पोर्स। तो इस लिहाज से इस पर्टिकुलर सेल ने, जिसे मैं क्या नाम दे रहा हूँ, फ्लेम सेल, उसने फाउंडेशन रखी, बुनियाद रखी उस पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जिसे आज हम लोग किडनी के नाम से जानते हैं। So a very remarkable change, a very giant leap in the history of development of excretory system, right? तभी ये वाले ऑर्गेनिज्म हमारे जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी सर्वाइव कर सकते थे, तभी वो बहुत अच्छे पैरासाइट बन सकते थे, राइट। आगे चलते हैं। Now we want to move to the next concept. The next concept is the taxonomy. I know, my dear students, कि आप लोगों की बुक में इन 3 क्लासेस के नाम नहीं हैं, लेकिन मैं इनके नाम आप लोगों की खिदमत में जरूर पेश करना चाह रहा हूं। और उन 3 क्लासेस के नाम में से पहला नाम क्या है? क्लास टर्बुलेरिया, अदर वन इज क्लास ट्रिमेटोडा, एंड लास्ट वन इज इन द नेक्स्ट कॉलम एट द टॉप, दैट इज अ सेस्टोडा। तो दीज आर द 3 क्लासेस। अब उनमें से जो पहली क्लास है उसका नाम है टर्बुलेरिया। इसकी एग्जाम्पल है मेरे पास प्लेनेरिया, और हम बहुत सी बातें आप लोगों से तक प्लेनेरिया के बारे में ही कर चुके हैं, जिसके बारे में आप बिल्कुल ही जानते हैं कि दिस ऑर्गेनिज्म इज फ्री लिविंग। और ये जब फ्री लिविंग फेज में होता है तो आपको इसके लोअर साइड पे नजर आते हैं बहुत से सीलिया दैट कैन एनेबल दिस ऑर्गेनिज्म टू
of course, move on the food. Similarly, it is provided with the muscles in the body wall. Therefore, it can carry out the flexion and extension, means bending and straightening of the body. This is why it can really move into the aquatic medium or on the food. लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्री लिविंग है. इंपॉर्टेंट बात और क्या है, ये रिसाइकलर है. लेकिन उसके बाद अगर मैं चलता हूं तो हम जा रहे हैं नंबर 2 क्लास की तरफ, और उसका नाम क्या है, ट्रीमाटोडा. लेकिन आपको कम अज कम उसकी एग्जाम्पल याद करनी है. वन ऑफ द वेरी वेरी मर्सीलेस ऑर्गेनिज्म, दैट इज द लिवर फ्लूक. लुक एट इट्स शक्ल, इसकी शक्ल देखिए आप लोग. सो इट इज अगेन डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड. अगर आप इसकी मॉर्फोलॉजी में देखें तो इन द टर्म्स ऑफ पैरासाइट, it is very much blessed with very very specific structures. Those will enable it to be a very merciless, very successful parasite. और वो क्या है? यस, इसके पास क्या हो सकती हैं? इनके पास हो सकते हैं हमारे पास हुक्स, इनके पास हो सकती हैं स्पाइन्स, और इसके अलावा इसके पास क्या है? सक्कर्स. हुक्स हो सकते हैं, स्पाइन्स हो सकते हैं, सक्कर्स हो सकते हैं. इन सारी की सारी चीजों का सबसे बड़ा फायदा ये है कि दे कैन adhere, they can attach themselves on the inner lining of the digestive tract of the host. अगर ऐसा नहीं होता तो you know we have got what the peristaltic ability, तो हम इसे बॉडी में से वाइप ऑफ कर देते. लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात ये है कि they are very intelligent. Why I want to say them intelligent? Because कि अगर तो ये मेरे डाइजेस्टिव ट्रैक के मेन एरिया में ही रहते तो फिर सूनर और लेटर डेफिनेटली मेरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसको वाइप ऑफ कर देती. तो दे फाइंड व्हाट अ वेरी वेरी सेफ शेल्टर. कैन यू नेम इट? तो आंसर है बाइल डक्ट. तो ये बाइल डक्ट में जाके रहते हैं. जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उस पर्टिकुलर लेवल फ्लू के साइज का उतना बड़ा होना भी पॉसिबल है. तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये एक एंडोपैरासाइट है. माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक एंडोपैरासाइट है और ये उस पर्टिकुलर होस्ट की बाइल डक्ट में रहता है. अब इस पर्टिकुलर बाइल डक्ट में चूंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होती तो इसको बॉडी में से निकालने का चांस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. अगर मैं बात करूं इस ऑर्गेनिज्म की और ज्यादा क्लेवर अप्रोच की, तो आपको पता चलेगा कि इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है 2 होस्ट में. तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करता है उसको हम नाम देते हैं क्या? डाइजेनिक पैरासाइट. डाई का मतलब होता है 2, एंड व्हेनेवर आई अटर द वर्ड जेनिक इट मींस इट रिक्वायर्स ऑर्गेनिजम्स ऑफ 2 डिफरेंट जीनस, 2 डिफरेंट जेनरा. तो ये मेरे पास डाइजेनिक होस्ट है और डाइजेनिक पैरासाइट है और ये अपनी लाइफ साइकिल 2 जगह कंप्लीट करेगा. वन ऑफ देम शुड बी ऑफ कोर्स अ sheep or a cow. One of them could be the sheep, other one can be the cow for example, and other one can be another human being. और अब हम बात करते हैं लास्ट क्लास की, और लास्ट क्लास मेरे पास कौन सी है? Cestoda, and its marvelous representative is the tapeworm. Why I want to say marvelous? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसके फीचर्स बड़े खूबसूरत हैं. लेकिन should I love it? The answer is no, because these very organisms, they have got very horrifying शक्ल. आप इसके इस हेड को देखें, and that very head of the tapeworm is called as calyx. और आप इसको देखेंगे तो डेफिनेटली शायद ये आपको ख्वाब में भी डराने के लिए आ जाएगा. It has got suckers that will enable it to keep attached with the digestive system of its host. Right. So इसलिए मैं बात कर रहा हूं इस ऑर्गेनिज्म की जिसका नाम क्या है? टेपवर्म. मैं इसे टेपवर्म क्यों बोल रहा हूं? रीजन इज कि दिस ऑर्गेनिज्म इज फ्लैट, डॉर्सोवेंट्रली compressed and flat, something like the ribbons जो आप में से कुछ मेरे फीमेल स्टूडेंट्स की मदर्स छोटे होते हुए उनकी पोनिया गाने में इस्तेमाल करते रही. मैं उस रिबन की बात कर रहा हूं, फ्लैट. एंड दिस वेरी फ्लैट रिबन इज not continuous, rather it consists of different segments of the body and each segment is called as proglotid. Right? तो ये है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की क्या? मॉर्फोलॉजी.
ये खाता पीता क्या है या कहां से फूड लेता है? तो आंसर इज कि सेस्टोड्स आर मोस्ट ऑफ देम व्हाट? पैरासाइट्स। ये तो पैरासाइट्स है, राइट? खाएंगे क्या? डाइजेस्टेड फूड ऑफ द होस्ट। तो जो फूड इसको मिलेगी वो कैसी होगी? डाइजेस्टेड होगी। और मॉर्फोलॉजी में मैंने क्या बोला है कि इट इज फ्लैट ऑर्गेनिज्म दैट इट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ द सेगमेंट and each segment is called as proglotid, right? And if you see again their intelligence, so they are able to complete their life cycle in 2 different organisms. And I think कि आप लोग अब समझ गए हैं कि एक ऐसा पैरासाइट जो 2 different organisms में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, हम उसे क्या बोलते हैं? डाइजेनिक पैरासाइट। So it has got 2 different hosts, therefore it is digenic parasite. Definitely one should be the male and other one should be any grazer. Whenever I use the term grazer, it means it can be the sheep, it can be the cow, it can be the zebra, etc. Now इस पर्टिकुलर क्लास के ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं पैरासाइटेबिलिटी की बात करूं तो ये अपनी मेराज पे नजर आती है। आखिर इसमें ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जिसने इन्हें दुनिया का सबसे कामयाब पैरासाइट बनाया है? तो वो फीचर हम देखने वाले हैं। नंबर 1, लुक एट देयर अगेन क्लेवर अप्रोच। नंबर 1, दे हैव लॉस्ट देयर एपिडर्मिस। अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो बीइंग पैरासाइट मुझे फूड एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम कर रही है, या मुझे वेस्ट बॉडी में से निकालने में प्रॉब्लम कर रही है, या मुझे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने में रिकॉर्ड पैदा कर रही है, तो क्यों ना उसको उतार के फेंक दिया जाए। So they have done this thing. They lost their epidermis. They very cleverly lost their epidermis. उन्होंने इसको उतार के फेंक दिया गया, भाई तुम तो मेरी जिंदगी की राह में रुकावट हो, तो गई कल टूट मेरे पाँव की जंजीर भी आखिर, तो क्यों ना इस पाँव की जंजीर को काट के फेंका जाए और आजादी से अपना काम किया जाए। जैसे मैंने आपको बोला था अभी कि अगर आप इस पर्टिकुलर ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के मुंह शरीफ को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये बड़ा हॉरिबल है, हॉरिफाइंग। क्यों? कि इस पर्टिकुलर माउथ के ऊपर नॉट ओनली डाइजेस्टिव होल्स हैं बल्कि यहाँ पे एडेसिव होल भी प्रेजेंट है, राइट? तो इस पर्टिकुलर एडेसिव होल का नाम मेरे पास क्या हो सकता है? इट मे बी फॉर एग्जांपल अ डोर्सल सकर, और इट मे बी अ वेंट्रल सकर, और इट मे बी अ ओरल सकर। नाम इंडिकेट कर रहा है कि जब कभी मैं बात करूंगा ओरल सकर की तो ये तो डिजाइन्ड है टू इंजेस्ट द फूड, लेकिन डोर्सल सकर या वेंट्रल सकर्स ये बेसिकली इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को अटैच करने में काम आएगी, राइट? अगेन सेकेंडरीली दे हैव डिसाइडेड टू degenerate their few very important systems, something like circulatory system or something like respiratory system. It was quite deliberate. भाई जब रहना ही अपने हॉस्ट की बॉडी में है तो फिर ना इन ऑर्गन्स को, इन सिस्टम्स को डेवलप करने की क्या जरूरत है? इट इज क्वाइट इलॉजिकल, सो फॉरगेट इट। फिर उसके बाद उनका जो डीएस है इट इज रादर सिंपल। इस पर्टिकुलर सिंपल डीएस की रीजन भी यही है। अगर आई वांट टू कंपेयर डीएस, व्हेन आई से डीएस इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ दिस क्लास सेस्टोडा को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं क्लास टर्बुलेरिया मीन स्टेप प्लेनरिया के साथ, जब मैं कंपेयर करता हूं इस क्लास सेस्टोडामीन टेपवर्म के डीएस को किसके डीएस के साथ? क्लास टर्बुलेरिया मीन्स लिवर फ्लू के साथ, मुझे पता चलता है कि इसका डीएस बहुत सिंपल है। अगेन रीजन आपको पता है कि इस पर्टिकुलर डीएस को सिंप्लीफाई करने की रीजन मैंने ऊपर लिखी थी कि इनको तो डाइजेस्टेड फूड मिल जाती है। तो जब आपको डाइजेस्टेड फूड अवेलेबल है तो फिर इतना ज्यादा एंजाइम सिस्टम और उसकी प्रोडक्शन के एनर्जी और रिसोर्सेज आकर की क्या जरूरत है? नो नीड एट ऑल। देयरफॉर दे हैव लॉस्ट द कॉम्प्लेक्सिटी इन डीएस एट सेकेंडरी लेवल एंड देन दे हैव कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। भाई क्यों ना हो, कल बात की थी हम लोगों ने कि अगर एक ऑर्गेनिज्म जिसके दुनिया में लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने अगर अपने सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज करना है तो फिर इस ऑर्गेनिज्म के पास
बहुत ज्यादा तादाद में स्पर्म प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होनी चाहिए और बहुत ज्यादा एग प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होनी चाहिए, राइट। और फिर इस चीज की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करवाना चाहिए कि स्पर्म और एग आपस में जरूर मिले और जाइगोट रूट बनाएं। और फिर अगर इसके दाया होने का चांस है तो जितने ज्यादा जाइगोट बनेंगे तो उनमें से अगर 10% भी आगे ट्रांसफर हो जाएंगे नेक्स्ट होस्ट के पास तो जाहिर है 10% सही, लेकिन सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे, राइट। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि इन ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया हुआ है, 2 होस्ट सेलेक्ट किए हुए हैं। ये भी एक पैरासिटिक अप्रोच है, एक्सीलेंट पैरासिटिक अप्रोच। व्हाई आई एम सेइंग एक्सीलेंट पैरासिटिक अप्रोच? माइट बी पॉसिबल कि अगर किसी वक्त इस दुनिया में से उसका एक होस्ट खत्म हो जाए तो ये वाला ऑर्गेनिज्म क्या है, हर्माफ्रोडाइट, तो इसका कम से कम एक होस्ट तो बचा होगा। ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन को छोड़कर सेल्फ फर्टिलाइजेशन के जरिए उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अपनी लाइफ को प्रोपेगेट कर सकते हैं। सो अगेन आई डोंट थिंक they are fool, they are very intelligent, right? So now move to the second last concept of this particular lecture, that is called as the infestation. Infestation का मतलब क्या है? Infestation का मतलब मेरे पास my dear students ये है कि एक organism that is basically a parasite, it is present in huge number in a single host. Infestation यूजुअली हम जिसकी बात करें हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट। ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये वायरसेस भी हो सकते हैं, ये मेरे पास कोई अमीबा भी हो सकता है, एंटामीबा भी हो सकता है, सॉरी। और इसके अलावा ये जैसे ऑर्गेनिज्म ह्यूज बड़े साइज ऑर्गेनिज्म ये भी हो सकते हैं। लेकिन जब ये आप लोगों की बॉडी में एक ह्यूज नंबर में प्रेजेंट होगी तो मैं बोलूंगा कि दे आर बेसिकली इन्फेस्टेड इन योर बॉडी, दे हैव ओवररूल्ड योर इम्यून सिस्टम, right, and they are basically mimicking themselves very successfully and they are camouflaging them very successfully. ठीक है, अब देखना ये कि ये इन्फेस्टेशन होती कैसे है, कैसे ये ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी के अंदर पहुंचता है। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप इन ऑर्गेनिज्म के पेरेंट्स को देखें तो दे आर बेसिकली हर्माफ्रोडाइट। whenever I say hermaphrodite, इसका मतलब मेरे पास ये है कि they have got both sexes, but usually ऐसा होता है कि वो वाले प्रोग्लॉटिड्स जो इसके माउथ वाले एंड पे पास है दे आर इमेच्योर, लेकिन जो इसके एबओरल एंड पे है मींस ऑपोजिट लाइट के ऊपर हैं, दे आर क्वाइट मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स। अगर आप इस एक प्रोग्लॉटिड को देखिए तो आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर कितना ज्यादा रेमिफाइड टेस्टिस और कितनी ज्यादा रेमिफाइड इनके पास क्या है, ओवरी एग बनाने वाले सेल्स हैं। तो कैसे ये दोनों आप क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली ह्यूज नंबर ऑफ जाइगोट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि जाइगोट कहां प्रोड्यूस होंगे। वेरी एक्सेलेंट, ये वाले जाइगोट इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के प्रोग्लॉटिड में प्रेजेंट यूट्राई के अंदर डेवलप होंगे। मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट इज इंटरनल, इट मींस फर्टिलाइजेशन वाज इंटरनल। जब डेवलपमेंट इसकी इंटरनल होगी तो जब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले होंगे तो तब तक आखिरी प्रोग्लॉटिड टूटने के लिए भी तैयार हो जाएगा, राइट? आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब हम करेंगे क्या कि वो ये वाला ऑर्गेनिज्म बड़ी क्लेवरली अपने आखिरी प्रोग्लॉटिड को, सिर्फ अपने आखिरी प्रोग्लॉटिड को बॉडी में से डिटैच करेगा और इसको मेरे जीआईटी में डाल देगा। ये जीआईटी फिर क्या करेगा, ये जीआईटी उस प्रोग्लॉटिड को बॉडी में से बाहर निकाल देगा थ्रू द फीकल मैटर। अब इन्फेस्टेशन क्या होनी है, मेरी बॉडी से अगली होस्ट तक होनी है। तो जाहिर है ये जो फीकल मैटर है, इफ इट इज टेकन बाय एनी सेकेंडरी होस्ट, मे बी द शीप और मे बी द काउ, तो यह करेगा कि ये अब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम द ग्रास, फ्रॉम द लीव्स एंड फ्रॉम सम अदर थिंग। इट इज वेरी इंटेलिजेंट, अगेन बोल रहा हूं, बड़ी इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म है। ये उस फीकल मैटर में से निकलेंगे और उस पर्टिकुलर घास के ब्लेड पे चले जाएंगे जहां जिसको आसानी से टेकअप कर सकता होगा, राइट? सो नाउ इट हैज जॉइंड द काउ और द बफलो और द शीप। अब उनकी बॉडी में जाने के बाद क्या होगा, they will join their, you can say, GIT, and then they move from you can say their circulatory system, and then they move with the help of blood and reach their muscles. तो ये जो मेरी काउ है, ये जो मेरी शीप है, that is basically infected now, it will be infested now. Whenever you say the word infested, पहले infect हुई और infect होने के बाद अब उसके मसल्स में तक इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फैल गए हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी एक पैरासाइट का इतने ह्यूज नंबर में पाया जाना क्या कहलाता है, इन्फेस्टेशन, राइट?
अब आपका काम क्या है कि अगर आप खुदा खास्ता आप कोई बीफ खा रहे हैं या आप किसी और हर्बीवोर का गोश्त खा रहे हैं, तो व्हाट इज द नीड ऑफ टाइम। अब हम बात कर रहे हैं डिसइंफेस्टेशन की, कि अगर मैं उससे बचना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूं। तो पहली बात मेरे पास ये कि जब भी आप इन ऑर्गेनिज्म का गोश्त खाएंगे तो यू शुड कुक इट थॉरोली। अगर आपने इसको थॉरोली कुक नहीं किया तो ये वाले ऑर्गेनिज्म फिर जाहिर है आपके जीआईटी का पार्ट बन जाएंगे और इनका लाइफ साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा। बट इफ वी वांट टू ब्रेक द साइकिल तो वी हैव टू ईदर stop the intake of that very food, or if we want to take it in some unusual circumstances, तो फिर we have to take it in the very very cooked form। ठीक है, अब डिसइंफेस्टेशन का जरूरत क्यों है कि अगर जब तक ये मेरी बॉडी में पैरासाइट रहेंगे, ये मेरी बॉडी के रिसोर्सेज खाते रहेंगे, ये मेरे पेट को डिस्टेंड तो करते रहेंगे, मेरी सारी फूड को यूज करते रहेंगे, सारी मेरी फूड ये वाले पैरासाइट ले जाएंगे और आई विल अंडरगो द what marasmic conditions। Whenever I use a term marasmic conditions का मतलब यह है कि मुझे सूखे की बीमारी होती जा रही है। भाई जितनी फूड मुझे मिली थी वो सारी तो ये पैरासाइट खा जाएंगे, तो मेरा एब्डोमेन डिस्टेंडेड होगा लेकिन मेरे मसल एट्रोफिड होंगे, मेरा चेहरा बेनूर होगा, मेरी टांगें भी थिन हो जाएंगी, बिकॉज कि माई फूड इज एक्चुअली टेकन अप बाय दिस ऑर्गेनिज्म। तो जरूरत इस बात की है कि मैं इसको अपनी बॉडी में से बाहर निकाल फेंकूं। तो बाहर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिसइंफेस्टेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जाहिर है मुझे कोई एंटी वर्म मेडिसिन लेनी पड़ेगी। रिमेंबर, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन विल नॉट वर्क एट ऑल। भाई वो तो डिजाइन थी प्रोकैरियोट के लिए, और प्रोकैरियोट का एंजाइम सिस्टम यूकैरियोटिक एंजाइम सिस्टम से डिफरेंट है, तो वो एंटीबायोटिक इस ऑर्गेनिज्म को कुछ भी नहीं कहेगी, राइट। सो वी हैव टू टेक वेरी स्पेसिफिक एंटी वर्म मेडिसिन। वो वाली मेडिसिन डेफिनेटली इसके एंजाइम सिस्टम को जाकर डैमेज करेंगी और ऐसा ऐसा ये बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जरूरत सबसे अहम बात की है कि हम अपने पेशेंट को एजुकेट करें कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल आपकी बॉडी में इतने देर तक रहेगा, तो आपने ये वाली मेडिसिन इस टाइम से पहले खानी नहीं छोड़नी। याद रखो ये वाला ऑर्गेनिज्म किस पे कॉन्सिस्ट कर रहा है, पीसेस पे कॉन्सिस्ट कर रहा है। अगर इसकी बॉडी का एक पीस की आपकी बॉडी में रह गया तो ये दोबारा से कोई 30 मीटर लंबा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो नेवर स्टॉप इंजेक्शन ऑफ मेडिसिन टिल द रिकमेंडेड टाइम बाय द डॉक्टर। फिर अगली बात यह है कि अगर हम इस प्रोसेस को मीज डिसइंफेस्टेशन को बहुत क्विकली अचीव करना चाह रहे हैं, तो फिर सम टाइम डॉक्टर्स क्या करते हैं कि डॉक्टर इस पेशेंट के लिए अनीमा रिकमेंड करते हैं। अनीमा से बात मेरे पास ये होती है कि हम इस पर्टिकुलर पेशेंट की डाइजेस्टिव ट्रैक को वॉश करते हैं विद स्पेसिफिक मेडिसिन एंड वाटर थ्रू एनल रूट। ठीक है, और इस पर्पज के लिए डेफिनेटली हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत है और वी हैव टू हॉस्पिटलाइज द पेशेंट्स, और इस पर्पज के लिए डेफिनेटली पेशेंट का कोऑपरेशन भी रिक्वायर्ड होता है। और इस सारे प्रोसेस के बाद भी जो डॉक्टर का रिकमेंडेड टाइम है फॉर द मेडिसिन, इट शुड नेवर बी क्विट बिफोर टाइम। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज इन्फेस्टेशन और डिसइंफेस्टेशन ऑफ द क्लास सेस्टोडा। आई होप कि आप इन सारी बातों को अपने माइंड में रखेंगे और इन पर्टिकुलर बातों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ उस इल्म का फायदा होता है कि जिससे आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते भी हो, और जब आप डॉक्टर बन जाते हो तो आप उन चीजों को इतनी ही फोर्सफुली अपने पेशेंट्स के माइंड में पेनिट्रेट करवा देते हो। ये सिर्फ कह देना कि आपने 2 दिन मेडिसिन खाने इट इज नॉट सफिशिएंट। यू शुड इनकलकेट, यू शुड एजुकेट आवर इलिटरेट पॉपुलेशन कि मेडिसिन को रिकमेंडेड टाइम तक खाना क्यों जरूरी है। आई होप कि जब डॉक्टर बनेंगे तो आप लोगों को इतनी ही ज़ील एंड ज़ेस्ट के साथ एजुकेट करेंगे और इसको हमको हेल्दी वेल्दी बनाएंगे। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को वो तमाम एनर्जी से नवाजे जो आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़।